हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं MEC 106 पब्लिक इकोनॉमिक्स का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। जी हाँ, दिसंबर 25 का लेटेस्ट आपके साथ करेंगे। ये वाला पेपर डिस्कस करेंगे क्योंकि 5 साल के पेपर करे बिना जाना नहीं है। आइए पेपर में देखते हैं पेपर कितना इजी था। मेन होता है आंसर्स की स्ट्रेटेजीज, आंसर कैसे लिखने हैं। फिर से मार्क्स नहीं जाने देंगे, ये श्योरिटी है। पब्लिक डेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द डेट इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कराती है, व्हेन इट्स रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन, और जो उसके अदर सोर्स है वहां से उनको प्रॉपर रेवेन्यू नहीं आ रहा, अब उनको भी पैसों की जरूरत है। विद डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बिकम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, एक डेवलपमेंट करना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोगों को लगता है हम तो पैसा दे ही रहे हैं बच्चे, लेकिन इतना डेवलपमेंट लेके आना, वो भी इतनी हैवी पॉपुलेशन वाली कंट्री में, पैसे तो लगते ही हैं। कोई भी डेवलपमेंट होती है पैसे लगते हैं। तो गवर्नमेंट को कभी कभी पैसे जब कम पड़ जाते हैं तो बोरिंग जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, राइट। तो पब्लिक डेट जो होता है, इट इज जनरली यूज टू फाइनेंस बजट डेफिसिट्स, डेवलपमेंट एक्टिविटी, वेलफेयर प्रोग्राम। ओके बच्चों, अब लिखा गवर्नमेंट बोरिंग में टेक प्लेस थ्रू, अब वो लेते किससे? कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, सेंट्रल बैंक, और थ्रू वो गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपने बॉन्ड्स इशू कर देती है और सिक्योरिटी इशूज करती है। किसको? पब्लिक को। अब प्राइवेट डेब्ट्स क्या होता है? जब कोई इंडिविजुअल, कोई हाउस होल्ड, कोई प्राइवेट फर्म, जो बिजनेसेस हैं, वो अपने लिए पैसा लेते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, कोई पर्सनल लीड के लिए पैसा ले रहा है, ये जनरली एसोसिएट होता है प्राइमरी प्राइवेट इकोनॉमिक एक्टिविटी से, जैसे कि कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन है और बिजनेस एक्सपेंशन है। जैसे कि पब्लिक डेट होता है, प्राइवेट डेट इज रिलेटेड टू द रीपेमेंट कैपेसिटी। अब उनकी रीपेमेंट, फॉर एग्जांपल मेरा मन थोड़ी, मैं बोलूँ मुझे 10 करोड़ चाहिए बिजनेस करने के लिए, नहीं, मेरा देखा जाएगा, हमारा सिबिल देखा जाएगा, हमारे पास एसेट्स देखे जाएंगे, हमसे बिजनेस की वाइबिलिटी पूछी जाएगी। ऐसी तुम्हारी मर्जी से पैसे नहीं मिल जाएंगे, आपकी नेटवर्थ चेक करी जाएगी। क्लियर है बच्चों? ताकि फिर आपको जाके पैसे मिलते हैं। आइए डिफरेंस पढ़ते हैं। पेपर में बिना बेसिस के ना डिफरेंस लिखना मत, ये ध्यान रखना। बेसिस देख रहे हो, मीनिंग। अब पब्लिक क्या है? फिर से वही, जब गवर्नमेंट उधार लेती है ताकि वो टैक्सेस और अदर सोर्सेज जब इनसफिशिएंट होते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। जब कोई प्राइवेट पर्सन वो लेते हैं उधार ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, कोई भी पर्सनल काम हो, XYZ रीजन। बोरोअर कौन है इसमें? गवर्नमेंट है। इसमें कौन है? इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और प्राइवेट। देख रहे हो, ऊपर ही 2 पैराग्राफ से सब कुछ एक ही बारी में क्लियर कर दिया। क्लियर है ना बच्चों? अब आ जाओ बेसिस पे। पर्पस क्या होता है इसका? अभी ऊपर बताया था हमने, फाइनेंस पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वेलफेयर प्रोग्राम्स, ताकि आप अच्छे से अचीव कर सको। ये रेज होता है मेनली फॉर प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस एक्सपेंशन और अदर इंडिविजुअल पर्पस के लिए। सोर्सेज क्या है? रीपेमेंट इज मेड थ्रू, जब गवर्नमेंट कमाएगी तो वापस कर देगी, ज़्यादातर टैक्सेशन और गवर्नमेंट की अदर इनकम से आता है पैसा। इनकी रीपेमेंट डिपेंड करती है इनकम, अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी किसकी? इंडिविजुअल्स और प्राइवेट फर्म की। पब्लिक डेट एम करता है टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पब्लिक का है सोशल वेलफेयर प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्राइवेट डेट क्या है? इट इज जनरली गाइडेड बाय प्राइवेट बेनिफिट्स, पर्सनल नीड्स और उनके खुद के प्रॉफिट मोटिव्स। कैपेसिटी टू रेज डेट क्या है? गवर्नमेंट हैज ग्रेटर बोरोइंग कैपेसिटी बिकॉज वो क्या करती है? टैक्सेस देती है, सिक्योरिटीज इशू करती है और फाइनेंशियल मेजर्स लेती है। प्राइवेट बोरोइंग की लिमिटेड कैपेसिटी होती है, डिपेंडिंग होता है उनके पास इनकम क्या है, एसेट क्या है, उनकी पहले से ही देनदारी क्या है, लाइबिलिटी क्या चल रही है मार्केट में। इम्पैक्ट क्या होता है? ये इंटायर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है बाय इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो भी टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ। प्राइवेट मेनली डिपेंड करता है फाइनेंशियल कंडीशन किसकी? इंडिविजुअल्स की और फर्म की। रिस्क और बर्डन क्या है? एक्सेसिव पब्लिक डेट क्या क्रिएट करता है? बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, ताकि हायर टैक्सेशन और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन हो। एक्सेसिव प्राइवेट डेट में क्रिएट अ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए और जो भी फर्म कंसर्न है। फाइनेंसिंग मेथड्स क्या होता है? गवर्नमेंट रेज करती है डेट थ्रू कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक कोई भी बॉन्ड इशू कर देगी, सिक्योरिटीज इशू कर देगी। प्राइवेट बोरोअर्स क्या करते हैं? ये लोन लेते हैं किससे? बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या कोई भी प्राइवेट NBFCs होती है जैसे बजाज होगी, टाटा कैपिटल होगी, तो आप इनसे भी लोन ले सकते हैं। इकोनॉमिक रोल क्या है? पब्लिक डेट क्या सपोर्ट करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हेन किसके लिए यूज किया जाए? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज और डेवलपमेंट पर्पस के लिए। प्राइवेट डेट सपोर्ट करता है कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को, इन्वेस्टमेंट को। डिसीजन ऑफ प्राइवेट इकोनॉमिक एजेंट्स।
क्लियर है बच्चों? सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, पेपर में आपको दिखा रहा हूं, चाहे गेस्ट पेपर हो जी। गेस्ट पेपर क्या होगा सर? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5-6 साल के पेपर को एनालाइज किया, सब रेडी है। क्लियर है? चलिए पहले आंसर खत्म करते हैं, फिर मैं आपके आंसर 2 पे जाने से पहले आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। लिमिट क्या है फॉर टू रेजिंग अ पब्लिक डेट बाय अ कंट्री? कोई फिक्स्ड और यूनिवर्सल लिमिट नहीं होती है पब्लिक डेट की। जितना सरकार को जरूरी लगता है वो देश को डेवलप करते हैं। पैसे कम पड़ता है तो बच्चे हम इंटरनेशनल यूएन बॉडी से ले सकते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेते हैं, क्योंकि देश की तरक्की जरूरी है। देश बिजनेस करेगा, पैसे फिर दिए जाएंगे, पहले देश की तरक्की चाहिए होती है। तो पब्लिक डेट कैन नॉट बी इन, अब ये भी नहीं कि वो एक्सेसिव डेट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब ये नहीं है कि वो उधार पे उधार उठाई जा रहा है तो बच्चे देश ही बैंक करप्ट हो जाएगा, देश का दिवाला निकल जाएगा। क्लियर है? डेट की सस्टेनेबिलिटी क्या है? अ मेजर कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द लिमिट ऑफ पब्लिक डेट इज डेट सस्टेनेबिलिटी। कर्जा ले लो, आप ये बताओ आप वापस कर पाओगे? जितना डेट बर्डन है, सस्टेनेबिलिटी है, रियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी शुड बी सफिशिएंटली हायर देन अ रियल इंटरेस्ट रेट। सिंपल है, अगर 10% आ रहा है, हम 15% कमा रहे हैं, तो 5% हम एक्स्ट्रा है ना, ये उल्टा चल रहा है 9% पे है, तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ ही जाएगा, आप इंटरेस्ट दे ही नहीं पाओगे, आप और परेशान हो जाओगे। क्लियर है? सो इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन अ स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द इंटरेस्ट बर्डन, डेट कैन बी मैनेज मोर इफेक्टिवली। इंपैक्ट क्या है फ्यूचर जनरेशन पे? एक्सेसिव पब्लिक डेट बर्डन बढ़ाएगा फ्यूचर जनरेशन पे, क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू की फॉर्म में आप पे ज्यादा टैक्सेस लगाएगी। हायर डेट में रिक्वायर इंक्रीज टैक्सेशन और रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। आपको ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं मिलेगी और आपको टैक्स का बर्डन भी ज्यादा उठाना पड़ेगा। अब आता है द मेथड यूज फॉर फाइनेंसिंग डेट। ये इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है। बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से आपने वो किया, और डेट मोनेटाइजेशन ये क्रिएशन करती है न्यू मनी की, इंक्रीज करती है लिक्विडिटी, एंड में क्रिएट, उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी बहुत बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से भी मार्केट में बहुत चेंजेस आते हैं। एक्सेसिव रिलायंस ऑन सच मेथड ये हार्मफुल है आपके लिए। बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। पब्लिक डेट कैन बी बेनिफिशियल, ये तब फायदा है व्हेन इट इज फाइनेंस, जो भी ये फाइनेंस कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंक्रीज करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट किस में लगाओ? इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रॉपर डेवलपमेंट मिल रही है, बिजनेस इसको फायदा मिल रहा है, सारा कुछ डेवलप मिल रहा है, और रीपेमेंट कैपेसिटी भी चेक की जाती है। क्लियर है? सो बोरिंग फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस जो होता है वो इनएडिक्वेट रिटर्न देता है। पैसे में डूब जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे, हमारी कंट्री की जीडीपी फॉल कर सकती है। फिर से पैसा वहां लगाओ जहां पर फटाफट बिजनेस मिले, जहां पर लोग फटाफट तरक्की करें। तरक्की जैसे जैसे लोगों की होगी, सरकार की भी होती जाएगी, देश की होती जाएगी। अल्टीमेटली बच्चे चेन ही चलती है सब चीजों की। क्लियर है? सर आप पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे थे? बिल्कुल हाँ, ये देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा था पेपर के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारे असाइनमेंट। क्लियर है? ये देखो ये हमारे असाइनमेंट है, ये बच्चे ये 26 के असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करने हैं। इसके अंदर 30 मार्क्स मिलेंगे आपको। 30 मार्क्स सिर्फ देख देख के लिखना है आपको, जो आंसर दे रहा हूं सिर्फ देख देख के लिखना है। पासिंग मार्क्स है 40%। पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। और 30 मार्क्स कौन से मार्क्स है? आपको जो मिनिमम चाहिए आपकी फाइनल मार्कशीट में दिखेंगे। पासिंग मार्क अप्रोपोर्शनेट हो जाता है। ये आंसर देखो कैसे लिखे आंसर, फिर से अभी आपको मैं आंसर समझा रहा था, यही हमारा तरीका है कंक्लूजन के साथ आंसर लिखने का। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, आपको सब मिल जाएगा। कहां से? सिर्फ उन्नति एजुकेशन से। सब पेपर के लिए कोई टिप ये लीजिए, MEC 106 का गेस्ट पेपर लेके आ गया हूं। 2026 का 16 क्वेश्चन है, 8 ब्लॉक्स कवर करे हैं। क्वेश्चंस देखेंगे, ये देखिए जून 25, दिसंबर 24, जून 24, जून 23, एक एक पेपर को एनालाइज किया, एक एक बार चेक किया। ये क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, आप देख रहे हो। इग्नू ने कैसे पूछा ये देखेंगे। आंसर देखो हमने कैसे लिखा, फिर से एग्जामिनर को मार्क्स कट करने का मौका ही ना मिले। सारे आंसर पॉइंट फॉर्म में लिखे हैं, एक एक आंसर पॉइंट फॉर्म में लिखा है ताकि एग्जामिनर फुल इंप्रेस हो। आप देख रहे हैं, ये देखिए आंसर्स, ये देखिए कंक्लूजन। तरीका है, मेथड है आंसर लिखने का। एक और चीज दिखाता हूं आपको, एग्जाम में क्या करें, एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या ओवर प्रिपेयर नहीं करना, एग्जामिनर क्या चाहता है। ये देखिए फ्रीक्वेंसी, वेलफेयर फाउंडेशन एंड कंपनसेशन, देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, सब हमने देखा है।
अभी टीम को कांटेक्ट करके ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस्ट पेपर मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से आपको, मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अगला आंसर दिखाने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ, इग्नू जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के? सबसे पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनानी पड़ती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का कि आप मेंटेन करके चले मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अमंग कंट्रीज। ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ये पॉलिसीज जो होती हैं अडॉप्ट करती है वन कंट्री, जो कि इन्फ्लुएंस करती है अदर कंट्रीज को थ्रू वेरियस स्पिल ओवर इफेक्ट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशंस की वजह से अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी आके मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिलेशन डेवलप करने का, मेंटेन करने का बेनिफिट मिलता है। कंट्रोलिंग इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस, जो भी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होता है उसका एम होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी इम्बैलेंसेस है उनको हैंडल करें। इंटरनल इम्बैलेंसेस में सर क्या इंक्लूड होता है? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, आउटपुट फ्लक्चुएशन, फिस्कल डेफिसिट, ये सारे क्या है इंटरनल। सर फिर एक्सटर्नल क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की प्रॉब्लम, वही एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट हाई है और ट्रेड इम्बैलेंसेस हो गए सारे। कोऑर्डिनेट पॉलिसीज हेल्प करती है कंट्रीज को कि ताकि वो इस एड्रेस को इशू करे, इस एड्रेस को ठीक करे। प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का? इज टू क्रिएट अ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि सपोर्ट करता है सस्टेन ग्रोथ को। सारी कंट्रीज इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड है। इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो भी डिसीजन है ये क्या कर रहा है? नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है फॉर अदर इकोनॉमीज। कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या होता है? सारी कंट्रीज को अलाउ किया जाता है ताकि वो एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करे, दैट इनकरेज स्टेबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन। अब आते हैं फिर एक्सचेंज होती है इन्फॉर्मेशन की। बिल्कुल, इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का एम होता है टू इंप्रूव द एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। किसमें? सारी कंट्रीज के बीच में। इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉलिसी, मतलब वो जो पॉलिसी है वो अदर कंट्रीज पे कैसे इंपैक्ट हो रही है। ये भी एक्सेप्टेंस ऑफ म्यूचुअली कंसिस्टेंट पॉलिसीज, कोऑर्डिनेशन की वजह से इंकरेज करता है कंट्रीज को ताकि वो नई पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, कंपैटिबल होनी चाहिए अपने साथ। When countries follow conflicting policies, अब कंट्रीज क्या फॉलो कर रही है? एक कंट्री की पॉलिसी अलग है, एक कंट्री की पॉलिसी अलग है, तो इंस्टेबिलिटी आती है इन एरियाज जैसे कि जहाँ पर एक्सचेंज रेट है, ट्रेड है, फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पर ना आपको इंस्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, हम उनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, तो बच्चों यहाँ से ना प्रॉब्लम परसिस्ट करना स्टार्ट करती है। म्यूचुअल कंसिस्टेंट पॉलिसी से आपको हेल्प मिलती है ताकि आप बेटर गोल और इकोनॉमिक आउटकम्स को अचीव कर सकें। जॉइंट एक्शन क्या होते हैं कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के? मैनी इकोनॉमिक चैलेंजेस कैन नॉट बी सॉल्व्ड इफेक्टिवली बाय इंडिविजुअल कंट्रीज, अकेले मिलके नहीं होता कुछ हैंडल। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है जॉइंट एक्शन किसमें? अमंग कंट्रीज टू डील विद द कोई भी कॉमन इशू हो, और इंप्रूव करता है कलेक्टिव वेलफेयर। अब प्रॉब्लम्स क्या अराइज होती है इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन में? सबसे पहले आता है कॉन्फ्लिक्ट। पहला कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशनल एंड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन? दैट इंडिविजुअल कंट्रीज जनरली डिजाइन पॉलिसीज उनके अकॉर्डिंग और नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। पॉलिसी जो होती है वो बेनिफिट करती है वन कंट्री में, क्रिएट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर अदर कंट्रीज, ये भी क्रिएट हो सकता है। सो अगर एक एग्रीमेंट हो जाए नेशनल प्रायोरिटीज, तो ग्लोबल
ऑब्जेक्टिव्स बिकम डिफिकल्ट, ठीक है ना। अगर आप एक अच्छा एग्रीमेंट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पॉलिसीज अगर अगेंस्ट में नहीं होगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर प्रॉपर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है। स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, मतलब इन द ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम पॉलिसीज अडॉप्टेड एक कंट्री में इफेक्ट अदर कंट्रीज। तो स्पिल ओवर इफेक्ट क्या करेगा, ट्रेड में, एक्सचेंज रेट में, मार्केट्स में और सारे इकोनॉमिक्स चैलेंज में स्पिल ओवर क्रिएट हो जाएगा। कंट्री में नॉट ऑलवेज कंसिडर दीज एक्सटर्नल इफेक्ट व्हाइल मेकिंग डोमेस्टिक पॉलिसीज। इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कल को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब क्या होता है, पॉलिसी का एग्रीमेंट ही नहीं है, लैक ऑफ पॉलिसी एग्रीमेंट। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स करता है कंट्रीज को टू एग्री ऑन अ कॉमन अप्रोचेस एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन में, डेवलपमेंट लेवल्स में और पॉलिसी प्रायोरिटीज में ऑफन मेक सच एग्रीमेंट वो डिफिकल्ट कर देती है। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन, उन दोनों की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज। उनकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि यार वो अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अपना। अब क्या होता है, लॉस ऑफ पॉलिसी, अब पॉलिसी का इंडिपेंडेंस लॉस हो गया। कोऑर्डिनेशन की वजह से कंट्रीज को एडजस्ट करना पड़ता है डोमेस्टिक पॉलिसी को, मतलब किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग। दिस कैन लिमिट द फ्रीडम ऑफ गवर्नमेंट टू इंडिपेंडेंटली डिसाइड, उनको क्या डिसाइड करना है, फिस्कल, मॉनेटरी और ट्रेड पॉलिसीज। कंट्रीज कैन हेजिटेट टू सरेंडर, मतलब वो कंट्रीज हेजिटेट करनी है इंडिपेंडेंट होने के लिए। डिफरेंसेस क्या आते हैं, कंट्रीज डिफर सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन लेवल्स, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन और फाइनेंशियल फिस्कल पोजीशन। आप पॉलिसी सुटेबल फॉर वन कंट्री में नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अनदर, एक पॉलिसी मेरे लिए बेटर है दूसरे के लिए नहीं हो सकती। प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप पॉलिसी बनाई है तो इम्प्लीमेंटेशन होने में भी कुछ दिक्कतें आ सकती है। इवन व्हेन कंट्रीज एग्री ऑन अ कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज, इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर देम कैन बी लिटिल डिफिकल्ट। कंट्रीज में नॉट ऑलवेज फॉलो एग्रीड पॉलिसी, वो फॉलो ही नहीं करती ड्यू टू चेंज इन डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस और पॉलिटिकल प्रेशर। इंश्योरिंग करना कंप्लायंस अमंग डिफरेंट कंट्रीज, ये एक मेजर चैलेंज बन जाता है। कोऑर्डिनेशन का फेलियर का आता है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में फेल व्हेन कंट्री फोकस मेनली ऑन देयर ओन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रादर देन लॉन्ग टर्म। आप अपना इंटरेस्ट सोच रहे हैं, वो भी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज, ये प्रिवेंट करती है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बढ़ती चली जाती है हर कंट्री में अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज ऑन बेनिफिट व्हाइल इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑन अदर। वो अपने बेनिफिट्स, अपने आप को कैसे फायदा पहुंचाना है, यहां तक ही सीमित रह गया। अदर कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो सोच नहीं रही। डिफिकल्टी क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, मेजर इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस आ रही है इन कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की वजह से। हाउएवर डिफरेंस इन पॉलिसी रिस्पांस एंड प्रायोरिटी अमंग कंट्रीज, इनकी वजह से एक्शन लेने में थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। सो इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन ये एसेंशियल है ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में फॉर मैनेजिंग स्पिल ओवर इफेक्ट्स और स्टेबिलिटी, और जो ग्रोथ को प्रमोट करने में हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। क्लियर है बच्चों? अभी टीम को कांटेक्ट कर लो, ये 5 साल के सॉल्व पेपर ले लो, गेस्ट पेपर ले लो, चैप्टर वाइज नोट्स रेडी हैं, स्टडी मटेरियल ले लो बच्चों। अच्छे मार्क्स लाने हैं, डिग्री लाइफ टाइम चलती है। मैं हूँ CS प्रतीक तलवार, हमें पता है डिग्री की क्या वैल्यू होती है। कमेंट करके बताओ आपको कौन सा पेपर नहीं मिला, कौन सा सॉल्यूशन नहीं मिला, ताकि हम बेस्ट मार्क्स दिला सके। ये अभी ले लो, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। और एक और बात, अब पेपर में ना मैं कितने क्वेश्चन आए हुए थे, हमें इस पेपर में आए हुए हैं 9-10 क्वेश्चन आए हुए हैं, 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। 12 क्वेश्चंस का पेपर है और आपको करने कितने थे इसके अंदर इंटरनल चॉइसेस थे, जैसे 4 है ना, उसके बाद क्या करने हैं अटेम्प्ट एनी 5, और इसके अंदर 4 में से कितने अटेम्प्ट करने हैं 2। मैंने आपके लिए, जब हम आंसर प्रोवाइड करेंगे, हम आप लोगों को सारे आंसर देंगे, आप लोगों ने सारे आंसर पढ़ के जाना है बच्चों। ये नहीं है कि 2 कौन से इंपॉर्टेंट है 3। गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेना जब टाइम बहुत कम हो, अदरवाइज 5 साल के पेपर पढ़ लेना। सर अगर बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो 5 से 10 साल, कोई क्वेश्चन उसके बाहर से आज तक आया नहीं है, ना आएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन दबा दें।